तो कल हम लोग पढ़ रहे थे साइकोडायनेमिक स्ट्रक्चरल मॉडल। उसमें एक महीने पहले जब साइको एनालिटिक थ्योरी मैंने पढ़ी थी तो हमने देखा था कि उन्होंने आइसबर्ग से कंपैरिजन किया था। ठीक है, किसका कंपैरिजन किया था? हमारे कॉन्शियस और अनकॉन्शियस का और सबकॉन्शियस का। अब इसको जो है, इसी मॉडल को, आइसबर्ग मॉडल को ही हम अगर इस दूसरी थ्योरी के साथ जोड़ के देखें तो देखो, मान लो ये जो है हमारा संपूर्ण है, ठीक, आइसबर्ग हमारा संपूर्ण है मान लीजिए। तो इसमें से अगर हम इसको 3 पार्ट में बांटें, कितने पार्ट में? 3 पार्ट में, तो इसको एक सीधा सीधा हमने ये एक पार्ट में बांट दिया, पहला। दूसरा हमने ये वाला पार्ट बांट दिया, तो कितने पार्ट हो गए? 1 2 3। अब इन तीनों में से ये जो है, ये वाला जो पूरी तरह से अंदर है, वो तो कहलाएगा आपका नहीं, अनकॉन्शियस तो नीचे वाला हो गया। पहले ये देखो, ये जो है नीचे वाला पार्ट, ये है अनकॉन्शियस, ये है आपका कॉन्शियस और ये है आपका सबकॉन्शियस। अब ये 3 पार्ट मैंने आपको बताए हैं, इनमें से एक तो है इड, ठीक, दूसरा है ईगो और तीसरा है सुपर ईगो। इसको यूं समझिए आप, ठीक। साइकोडायनेमिक थ्योरी के 3 पार्ट। तो ये जो इड है ये पूरी तरह से कौन से वाले पार्ट में है? आप यहां से चेक करो, अनकॉन्शियस में है ना, अचेतन में है। इसलिए इदम जो है, इदम जो है ये अचेतन का मार्ग होता है, अचेतन के द्वारा प्रभावित होने वाला पार्ट होता है, पढ़ा अपन ने। सुपर ईगो जो है इसका खाली थोड़ा सा पार्ट अचेतन में है, बाकी पूरा का पूरा किस में है? चेतन में है। इसलिए ये सुपर ईगो वाला पार्ट होता है जहां पर अपन चेतन अवस्था में रह के दुनिया की बाहर की चीजों को समझते हैं, जानते हैं, वैसे ही व्यवहार करना शुरू करते हैं, ठीक। और ये रहा हमारा ईगो, जिसका संबंध अचेतन के साथ भी है और चेतन के साथ भी है। तो ये अचेतन को भी समझता है और चेतन को भी समझता है, दोनों के बीच में बैलेंस बनाता है, ठीक है। इसलिए इस तरीके से भी इसको समझाने की कोशिश की है। बनाओ इसको फटाफट से। अनकॉन्शियस के अंदर कैसे हैं? देखो यहां इसलिए अनकॉन्शियस माना है कि ये जो है केवल हमारी ज्ञानेंद्रिय शारीरिक दमित इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए प्रेरित करता है। वो सही है कि गलत है, इससे ज्यादा इसका वास्ता नहीं होता। तो इसमें ज्यादा रोल किसका हुआ? अचेतन का, दमित इच्छाओं के साथ जुड़ा होता है, इसलिए इसको अचेतन से जोड़ा अपन ने। अचेतन, चेतन, इसको अवचेतन भी कहते हैं, कभी कभी इसको अर्धचेतन भी कह देते हैं। तो आगे चलते हैं। सिगमंड फ्राइड्स कॉन्सेप्ट्स, उनके कुछ दूसरे कॉन्सेप्ट्स भी थे। उनमें से एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो है फ्राइड्स ड्यूअल इंस्टिंक्ट थ्योरी। क्या लिखा मैंने? ड्यूअल इंस्टिंक्ट थ्योरी। अब देखो यहां पे बेसिक वर्ड है इंस्टिंक्ट। किसे कहते हैं इंस्टिंक्ट? इंस्टिंक्ट होता है प्रवृत्ति, लेकिन यहां पर इसका आशय है मूल प्रवृत्ति से। मूल प्रवृत्ति क्या होती है? वेरी गुड। मूल प्रवृत्ति उसे कहते हैं जो जन्मजात होती हैं, अर्थात क्या मैं ये भी कह सकता हूं जिसे सीखना नहीं पड़ता, ठीक है, सीखना नहीं पड़ता, मतलब ये बिना सीखे ही हमारे साथ में जुड़ी हुई है, उसे भी बेसिक इंस्टिंक्ट कहा जाता है। तो सिगमंड फ्राइड का कहना है कि हमारी जो बेसिक इंस्टिंक्ट है ना वो 2 होती है। कितनी होती हैं?
दो होती हैं। पहली होती है लाइफ इंस्टिंक्ट, ठीक है, और जो दूसरी होती हैं वो होती हैं डेथ इंस्टिंक्ट। अब आप मुझे बताओ, लाइफ इंस्टिंक्ट जो है इसका क्या मीनिंग होगा? जीवन मूल प्रवृत्ति। और इसका क्या मीनिंग होगा? मृत्यु मूल प्रवृत्ति। तो जीवन मूल प्रवृत्ति से क्या मीन निकल रहा है, क्या कहना चाहता है ये वर्ड, किस ओर संकेत करता है? भाई जीवन और मृत्यु मान लो दो शब्द हैं, तो इनमें से कौन सा शब्द पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है? लाइफ पॉजिटिव है और डेथ नेगेटिव है। अगर हम सृजन की बात करें और विध्वंस की बात करें तो कौन सा सृजन के साथ, कौन सा विध्वंस के साथ? ये सृजन के साथ और ये विध्वंस के साथ, ठीक है। कौन सा किसी दूसरे को सुख पहुंचाने से रिलेवेंट है और कौन सा दुख पहुंचाने से रिलेवेंट है, ठीक है। ऐसे ही उन्होंने समझाया। फ्राइड का कहना है कि हम सब में जो मूल प्रवृत्तियां हैं, मैकडूगल ने इनको 14 बताया, बट फ्राइड कहते हैं कि इन सबको दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है। हम सब जितने भी काम करते हैं उन सारे कामों में से कुछ तो नेगेटिव होते हैं और कुछ पॉजिटिव होते हैं, कुछ सृजनात्मक होते हैं, कुछ विध्वंसात्मक होते हैं, ठीक। तो इनका कहना है कि जितने भी सृजनात्मक, सकारात्मक, पॉजिटिव काम होते हैं वो हमारी लाइफ इंस्टिंक्ट की वजह से होते हैं, और जितने भी विध्वंसात्मक, नकारात्मक, बुरे काम होते हैं वो हमारी डेथ इंस्टिंक्ट की वजह से हैं, ठीक है। तो जो जीवन मूल प्रवृत्ति है, ये जीवन मूल प्रवृत्ति क्या करती है? ये सृजनात्मकता, ठीक है, के लिए जिम्मेदार है। और किसके लिए जिम्मेदार है? ये नवीन निर्माण के लिए जिम्मेदार है। और किसके लिए जिम्मेदार है? ये हमारे सकारात्मक व्यवहार के लिए जिम्मेदार है। और किसके लिए जिम्मेदार है? प्रेम, स्नेह, अपनत्व, ठीक है, और सहानुभूति, जितने भी अच्छे गुण हैं उन सारे अच्छे गुणों के लिए कौन जिम्मेदार है? हम में निहित लाइफ इंस्टिंक्ट। अब सिगमंड फ्राइड ने इस लाइफ इंस्टिंक्ट को एक नाम के साथ सजेस्ट किया, और वो नाम है इरोस। क्या नाम है? इरोस। ये इरोस क्या है? पढ़ा आपने शीट में? देखो इरोस क्या है, क्योंकि सिगमंड फ्राइड जो है वो ऑस्ट्रिया के रहने वाले हैं, यूनान के रहने वाले हैं। ऑस्ट्रिया के आसपास का जो एरिया है, जो ग्रीक एरिया है, ग्रीक में पौराणिक कथाएं हैं। उन पौराणिक कथाओं में इरोस नाम का एक देवता है, जिसको हम नहीं, वहां के लोग इसको प्रेम, स्नेह या वात्सल्य का देवता कहते हैं, इरोस। तो उन्होंने कहा कि हम में जो प्रवृत्ति है वो कौन सी वाली है? इरोस है। क्लियर है? चलिए अब आ जाओ नेक्स्ट। दूसरी कौन सी है? डेथ इंस्टिंक्ट। तो ये क्या हो जाएगी? मृत्यु मूल प्रवृत्ति। ये जो मृत्यु मूल प्रवृत्ति है, इसे इन्होंने कहा थैनाटोस। क्या कहा? थैनाटोस। ये भी एक लैटिन वर्ड है और ये भी लैटिन वर्ड है। जो मृत्यु मूल प्रवृत्ति है, ये किसके लिए जिम्मेदार है? ये विध्वंस के लिए जिम्मेदार है। ये व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाले विनाशात्मक कार्यों के लिए जिम्मेदार है। ये नकारात्मक चीजों के लिए जिम्मेदार है। ये दूसरों के साथ घृणा, ईर्ष्या, ठीक है, गलत गतिविधियों में, हिंसात्मक कार्य करने में, हिंसा में, दूसरों को तंग करने में, इरिटेट करने में, इन सबसे रिलेवेंट है, ठीक। तो मुझे बताओ कौन सी मूल प्रवृत्ति हम लोगों में निहित है? दोनों है। किसमें कौन सी ज्यादा है? लाइफ वाली ज्यादा है। डेथ वाली कौन बताएगा? वैसे भी है। हम सबके व्यक्तित्व का अपना अपना अलग अलग नेचर होता है। किसी के नेचर में ये ज्यादा है, किसी के नेचर में ये ज्यादा है। तो मान लीजिए आपको लगे कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान करने वाला है, बहुत बुरा है, हिंसात्मक है, कुछ भी उसमें सहानुभूति, प्रेम, स्नेह ये सब नहीं है, तो क्या समझेंगे आप कि फ्राइड के हिसाब से उसमें डेथ इंस्टिंक्ट जो है वो ज्यादा प्रभावी है, इसके वजह से वो इस तरह का व्यवहार कर रहा है, ठीक।
अच्छा, वही व्यक्ति कभी कभी बहुत अच्छा करने लगता है, इसका मतलब क्या हुआ कि इस समय उसकी लाइफ इंस्टिंक्ट उसके ऊपर हावी है। हम सब में दोनों होती हैं। जब भी हम किसी व्यवहार को करें तो आप सोच के चलें कि अभी मेरा जो व्यवहार हो रहा है वो कौन से बेसिक इंस्टिंक्ट से प्रभावित हो रहा है। अगर हम जान पाएंगे कि अभी नेगेटिव चल रहा है, विध्वंसात्मक है, पीड़ा वाला है, परेशानी वाला है, तो आप तुरंत क्या करेंगे? कोशिश करेंगे नेचुरल करने की, नॉर्मल करने की, और तुरंत कौन सी प्रवृत्ति को बनाने की कोशिश करेंगे? जो ही वो प्रवृत्ति बनने लगेगी उसका व्यवहार आने लगेगा बाहर, और बाहर व्यवहार आने लगेगा तो चीजें बदलने लगेगी। ठीक है, इस तरीके से दोनों बेसिक इंस्टिंक्ट साथ में काम करती है। यहां तक क्लियर हुआ क्या? चलिए, अब उसके बाद फ्राइड ने कुछ चीजें और बताई हैं। उनमें से हमने पीछे पढ़ा था, आपको ध्यान होगा, साइकोसेक्सुअल थ्योरी, याद आ रहा है? पढ़ा था। तो साइकोसेक्सुअल थ्योरी में फ्राइड ने कहा था कि लिबिडो जो है वो हम सबकी लाइफ में बाय बर्थ एक जीवन ऊर्जा के रूप में काम करने वाली एनर्जी है। ठीक है, एक एनर्जी है, एक्साइटमेंट है। ये जो लिबिडो होता है ये बाय बर्थ होता है, और उन्होंने शुरू में कहा कि अलग अलग पार्ट्स के साथ ये रन करता रहता है, और एक एज के बाद फिक्स जगह ये केंद्रित हो जाता है। लेकिन ये जो है ये केवल हमारे फिजिकल एक्साइटमेंट को ही नहीं बनाता, ये हमारे मानसिक एक्साइटमेंट को भी बनाता है, मेंटल ऊर्जा को भी बनाता है, फिजिकल ऊर्जा को भी बनाता है। किसी भी काम की शुरुआत के लिए जो हलचल होती है ना, हमारी बॉडी में, हमारे माइंड में इनिशिएट करने के लिए जो एकदम से स्थिति बनती है, उन सबके पीछे कौन जिम्मेदार है? लिबिडो जिम्मेदार है। ठीक है, तो सिगमंड फ्राइड का कहना है कि लिबिडो एक बेसिक इंस्टिंक्ट की तरह से हम सबके जीवन में होता है, जो आवश्यकता पड़ने पर, समय पड़ने पर ड्राइव की तरह से चीजों को इनिशिएट करने में मुख्य भूमिका निभाता है। ठीक, लिबिडो किस लैंग्वेज का वर्ड है? पढ़ा आपने पीछे, लैटिन का है। इस लैटिन वर्ड का हिंदी में मीनिंग क्या हो जाएगा? इसको काम प्रवृत्ति भी कहा जा सकता है, पीछे हमने लिखा था लैंगिक उत्तेजना भी कहा जाता है, मानस ऊर्जा भी कहा जा सकता है। ठीक, आगे चलते हैं। अब सिगमंड फ्राइड ने एक और कॉन्सेप्ट दिया, वो कॉन्सेप्ट था इन्फेंट सेक्सुअलिटी का। हिंदी में हम इसे कहेंगे शैशव कामुकता। अब देखो यहां पर फ्राइड क्या कहते हैं कि जैसे लिबिडो बाय बर्थ हम सब में बनती है, और हम सब में बाय बर्थ कोई चीज बनती है, हम थोड़े बड़े होते हैं तो सबसे पहली अवस्था कौन सी आती है? शेषावस्था। शेषावस्था। तो फ्राइड कहते हैं कि शिशुओं में भी हम बड़ों की भांति लिबिडो केंद्रित होता है, और उन्होंने अपने थ्योरी में बताया भी सही कि वो मुख के द्वारा, एनाल के द्वारा इसको कहीं ना कहीं व्यवहार में प्रदर्शित भी करते रहते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं इन्फेंट सेक्सुअलिटी, शैशव कामुकता, कि भाई शिशु में भी कामुकता होती है, किंतु वो हम प्रौढ़ों से अलग होती हैं, भिन्न होती हैं। उसकी प्रवृत्ति भी, उससे संबंधित व्यवहार भी, उसके संबंधित क्षेत्र भी, और संतुष्टि के तरीके भी प्रौढ़ों से भिन्न होते हैं। इस प्रवृत्ति को उन्होंने कहा शैशव कामुकता। अब आप मुझे बताओ, जब छोटे छोटे बच्चों के साथ कोई भी व्यक्ति इस तरह की थ्योरीज को लेकर आएगा तो लोग सम्मान करेंगे उसका या विरोध करेंगे? विरोध करेंगे, क्योंकि हम लोग जो हैं बच्चों को बहुत शुद्धता का, पवित्रता का प्रतीक मानते हैं। ठीक है, और पूरी सोसाइटी में सेक्सुअलिटी को थोड़ा अलग तरीके से देखा गया है, हे दृश्य देखा गया है स्टार्टिंग में। तो जो ही उन्होंने बच्चों के साथ इसको जोड़ा, इसकी स्टडी की, तो लोगों ने उसका विरोध करना शुरू किया, और विरोध करने में सबसे पहला व्यक्ति था इसका शिष्य, जिसका नाम था जुंग। क्या नाम था? जुंग। आगे पढ़ेंगे जुंग की थ्योरीज को अपन। और उन्होंने विरोध करके इनसे अलग भी हो गए, और अलग होकर उन्होंने खुद की अपनी एक थ्योरी दी जो सिगमंड फ्राइड की मूल थ्योरी से भिन्न थी। ठीक है, और उसके बाद फ्राइड को दुनिया में मनोवैज्ञानिकों की श्रेणी में गंदा व्यक्ति के नाम से भी जाना गया इस थ्योरी की वजह से, और काफी इनकी आलोचना हुई। लेकिन आगे चल के जब फर्दर इनके शिष्यों ने, बाकी मनोवैज्ञानिकों ने थ्योरीज को देखा, इनकी चीजों को समझा, तो पता चला कि सारी चीजें सही हैं। बच्चों में वास्तव में लिबिडो की प्रवृत्तियां अलग अलग स्थानों पर दिखाई देती हैं, और जो कहीं ना कहीं पूरे जीवन में अपना रोल भी प्ले करती हैं।
तो फिर आगे चल के इनको स्वीकार किया गया, और स्वीकार किया गया इसलिए आज हम इनको पढ़ रहे हैं, वरना कई सारे मनोवैज्ञानिकों ने कई सारी थ्योरीज दी है, हम सबको तो पढ़ते ही नहीं है। ठीक है, तो यह है आपकी सेसव कामुकता। यहां तक बात समझ में आ गई। शिशुओं को लेके एक और चीज फ्राइड कहते हैं कि एक टेंडेंसी होती है जिसको बोला जाता है नार्सिज्म। क्या बोला जाता है? बहुत बहुत अहम टेंडेंसी है, ये हर किसी में पाई जाती है। देखो नार्सिज्म जो है हिंदी में क्या कहते हैं इसको? स्वमोह। मतलब क्या हो गया? खुद से ही मोह करना, खुद से ही प्यार करना, अपने आप से ही लगाव रखना। इस वर्ड को ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में सीधा ये लिखा आ जाता है नार्सिसिज्म, हिंदी में और इंग्लिश में। ये प्रवृत्ति किसने दी, इसका मीनिंग क्या है, किस तरह से व्यवहार में आती है, सबसे अधिक किसमें पाई जाती है, कई सारे एग्जाम्पल यहां से पूछे जाते हैं। तो देखो वर्ड से क्लियर है, स्वमोह का मतलब स्वयं से ही प्रेम करना। अब मुझे बताओ, स्वयं से ही मोह करना या प्रेम करना, ऐसी प्रवृत्ति हमने कहां पढ़ी? सबसे ज्यादा कहां पढ़ा हमने? सबसे ज्यादा हमने पढ़ा शेषावस्था में, और वहां इतना पढ़ा कि भाई ये किसी की सुनने को तैयार ही नहीं है, मर्जी का मालिक है, जो इसको अच्छा लगे वही करता है, दूसरों को पसंद आए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक। तो ये क्यों करता है ऐसा? इसको खुद से ही मोह होता है, खुद की ही विचारों को, खुद के ही अस्तित्व को ये सही मानता है, बाकियों को स्वीकार ही नहीं करता। ये तो स्वमोह की प्रवृत्ति होगी, नार्सिसिज्म हो गया। ठीक है, अब मुझे बताओ, अगर बहुत छोटा बच्चा है, ठीक है, और छोटे बच्चे को आपने कहा कि तुम्हारे कपड़े खराब हैं, या तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं है, या तुम्हारी ये गंदगी लग रही है, क्या स्वीकार करता है वो? उससे आप तुलना करके देखो कि नहीं ये तुमसे ज्यादा सुंदर है, स्वीकार कर लेता है? बिल्कुल नहीं। वो अपने से ज्यादा बेटर किसी को स्वीकार करता ही नहीं है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसमें नार्सिसिज्म की प्रवृत्ति पाई जाती है। आगे और बात करें तो बाल्यावस्था में यह प्रवृत्ति लगभग नॉर्मल हो जाती है, और थोड़ी थोड़ी वापस किशोरावस्था में प्रदर्शित होने लगती है। ठीक, तो आपको पूछे सर्वाधिक कहां पाई जाती है, आंसर क्या होगा? शेषावस्था में। अगर ऑप्शन में शेषावस्था नहीं हो तो आंसर क्या होगा? किशोरावस्था। अगर ऑप्शन में शेषावस्था है तो किसी भी स्थिति में किशोरावस्था नहीं होगी। अब मुझे बताओ, क्या हम लोगों में भी नार्सिसिज्म होता है? होना चाहिए? बहुत ज्यादा, सामान्य या बिल्कुल नहीं? सामान्य, क्योंकि ज्यादा हो गया तो है एग्जैक्टली सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित हो जाएंगे। हमें लगेगा हमसे बढ़िया कोई दुनिया में है ही नहीं, तो हम जो सोचते हैं, हम जो बोलते हैं, हम जो करते हैं वही सही है, बाकी सब बेकार है। तो ये सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आने की संभावना होती है। तो अति नार्सिसिज्म होना उचित नहीं है, और बिल्कुल नहीं हो तो वो भी गड़बड़ है। हम अपने आप को इंपॉर्टेंस ही नहीं देंगे, अपने आप को बहुत हल्का कमजोर महसूस करने लगेंगे, तो वो भी गड़बड़ है। तो बिल्कुल जीरो हो ये स्थिति भी नहीं होनी चाहिए, और बहुत ज्यादा हो ये भी नहीं होनी चाहिए। तो नार्सिसिज्म जो है एक बैलेंस में होना चाहिए, क्योंकि नार्सिसिज्म नहीं होगा तो हम अपने आप को समय नहीं देंगे। अभी हम कहीं बाहर जाने से पहले बढ़िया अपने आप को डेकोरेट करते हैं, टाइम देते हैं, सजाते हैं, संवारते हैं। ये सब क्यों होता है? नार्सिसिज्म के चलते। कुछ लोग, मान लो किसी शादी में जाना है तो कुछ लोग बिल्कुल समय नहीं देंगे, 5 मिनट फ्री होकर निकल जाएंगे। कुछ लोगों को आधा घंटा चाहिए, ज्यादा भी चाहिए, किसी को 4 घंटे चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया? जिसको 4 घंटे चाहिए उसमें क्या है? ज्यादा नार्सिसिज्म है? पक्का? अच्छा, कभी कभी मान लीजिए आप 5 लोगों के अंदर बात कर रहे हैं, ठीक है, और 5 लोगों की बात करने के दौरान एक व्यक्ति है जो किसी की मान ही नहीं रहा, बोलता है नहीं मैंने जो कहा वही सही है, तुम क्या समझते हो, तुम क्या जानते हो, तुम्हें कुछ नहीं पता, मैं जो जानता हूं वही सही है। इसका मतलब भी क्या है? कहीं ना कहीं उसमें भी नार्सिसिज्म है। कभी कभी कुछ बच्चे जिद कर लेते हैं कि नहीं मुझे ये जीन्स चाहिए तो यही चाहिए, या फिर ये शूज चाहिए तो यही चाहिए, मेरे को दूसरे बिल्कुल नहीं चाहिए। तो ये भी कहीं ना कहीं किसकी वजह से है? नार्सिसिज्म की वजह से। तो अति होना ज्यादा उचित नहीं है। क्लियर हो गया? चलिए, अब उसके बाद इन्होंने एक और रिलेवेंट थ्योरी दी है, और वो है इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स।
कौन सा, या फिर इन्फीरियोरिटी ही समझ आइए आप, कॉम्प्लेक्स से गड़बड़ हो जाएगा। इन्फीरियोरिटी क्या होता है? हीन भावना। ये हीन भावना क्या होती है? हीन भावना का मतलब किसके साथ तुलना हो रही है, किससे किसको हीन समझा जा रहा है? मतलब ये हो गया कि कहीं ना कहीं तुलना तो है, कंपैरिजन तो है, ठीक है। और उस कंपैरिजन में हम या जो भी हीन भावना का शिकार है वो अपने आप को किसी और से कमजोर समझता है, असफल समझता है, और असफल और कमजोर समझने के कारण वो हीन भावना का शिकार हो जाता है। तो मान लीजिए आपसे पूछा जाए एक लाइन में कि हीन भावना किसे कहते हैं, तो आपका एक लाइन का आंसर होगा, जब बार बार प्रयास करने के बाद भी व्यक्ति सफल नहीं हो पाता है तो वह हीन भावना का शिकार। क्या बोला मैंने? बाद भी व्यक्ति सफल नहीं हो पाता है तो वह हीन भावना का शिकार हो जाता है, ठीक। जैसे मान लीजिए एक बच्चे ने पुलिस का एग्जाम दिया, एक बार दिया सिलेक्शन नहीं हुआ, दोबारा दिया तब भी सिलेक्शन नहीं हुआ, 3 बार दिया तब भी सिलेक्शन नहीं हुआ। अब धीरे 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 किसका शिकार होने लग जाएगा? हीन भावना का। उसमें इन्फीरियोरिटी आने लग जाएंगी, और जो ही इन्फीरियोरिटी आने लगेगी तो उसमें जो क्वालिटी है, गुणवत्ता है, वो कहीं ना कहीं बढ़िया हो जाएगी। तो क्या होगा? कम हो जाएगी, नेगेटिवली इफेक्टिव होगी। क्यों होगी नेगेटिवली इफेक्टिव? क्योंकि इससे उसमें जो हार्मोन बन रहे हैं, उसमें जो थॉट्स बन रहे हैं, उसके जो ब्रेन का प्रोसेस चल रहा है वो नेगेटिव वाला हो गया। अगर मान लो उसने एक टेस्ट दिया और उस टेस्ट में दूसरे से कम नंबर आए, दूसरे में फिर कम आए, तीसरे में फिर कम आए, तो वो क्या मान लेगा कि नहीं ये मिस्टर एक्स मेरे से हमेशा आगे रहता है, मतलब मैं इस एक्स से हीन हूं। और अब किसी और सब्जेक्ट में जहां वो बेटर परफॉर्म कर सकता था वहां भी सिर्फ इसलिए नहीं कर पाता कि मिस्टर एक्स तो मेरे से पहले ही आगे था, अब इस बार भी मेरे से आगे रहेगा। तो फिर खुद की जो क्वालिटीज हैं, खुद की जो एबिलिटीज हैं, वो भी पूरी तरह से बाहर नहीं आ पाती। इस तरह की दिशाओं कहते हैं हीन भावना का शिकार होना। क्या अक्सर हम लोग हो जाते हैं या कभी नहीं होते, या हो जाते हैं? फिर कैसे वापस सामान्य होते हैं? होता रहता है। आता तो है ना ये कॉम्प्लेक्स, आती तो है इन्फीरियोरिटी, फिर कैसे बैलेंस करते हैं वापस? या बस बनी रहने देते हैं? बैलेंस तो करते हैं। एग्जैक्टली। जब भी कभी इन्फीरियोरिटी के शिकार हो तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम लोग इन्फीरियोरिटी में हैं तो उससे फायदा क्या होने वाला है? कोई फायदा होने वाला है क्या? कोई फायदा नहीं होने वाला। सिर्फ और सिर्फ क्या होने वाला है? नुकसान। जब पता है नुकसान होने वाला है तो वहां बने रहे कि बाहर निकल जाए। अच्छा, एक स्थिति। दूसरी, बाहर निकलना तो तब जब चले गए, अगर मान लो जाए नहीं तो वो और भी अच्छा है। नहीं तो जाना तो है। अच्छा, कब जाते हैं, कैसे जाते हैं? इन्फीरियोरिटी की स्थिति जो आती है ना हीन भावना की, वो कब आती है, कैसे आती है? ये अचानक आ जाती है? मतलब अचानक आ गई या थोड़े समय के बाद आती है? थोड़े समय के बाद। इसका मतलब इससे बचा जा सकता है, हमारे पास चांसेस हैं बचने के, समय है, मौके हैं। तो कैसे बचोगे? पढ़ाई करेंगे। चलो पढ़ाई कर ली, यहां टॉप आ गए, लेकिन अब कहीं मेहंदी लगानी है, मेहंदी डिजाइनिंग, वहां एक विशेषज्ञ है जो पढ़ने लिखने में जीरो है लेकिन सबसे बढ़िया उसी की है। अब शादी में कौन हीरो बनेगा? भले वो 3 बार में 10th पास नहीं हुआ लेकिन शादी में सब उसी को ढूंढ रहे, कहां गई या कहां गया जो भी है। तो फिर वहां तो नहीं आए तो ही बिंदास रहना। हाँ भाई, बहुत सिंपल सी बात है ना। हर परिस्थिति में हर इंसान अलग अलग तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करता है। आप कभी एक शादी का सीन उठा के देखना, एक शादी के 3 दिन या 4 दिन का जो पूरा प्रोसेस होता है, उस पूरे फेस्टिवल में हर इवेंट पर, हर मौके पर अलग अलग हीरो होते हैं, होते हैं ना। और जब वो है तो वो बस एकदम टॉप पे है, सब उसी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, और वो निकलने के बाद कोई नहीं पूछता उसको।
तो क्या जब उसको पूछा जा रहा है तो भयंकर नार्सिसिज्म आ गया उसमें, और जब वो कहीं नहीं है तो उसमें इंफीरियरिटी आ गई है? ऐसा होता तो है क्या? होता तो है। देखो नेचुरली होगा, होता है, तभी तो फ्राइड ने बताया और तभी तो मैं पढ़ना पड़ रहा, होता तो है। लेकिन अब हमें सीखना क्या है, समझना क्या है कि जब भी हमें लगे कि इंफीरियरिटी के शिकार हम हो सकते हैं तो हमें तुरंत क्या करना चाहिए है? जहां मेहंदी लग रही है वहां से भागी जाओ माइंड को डाइवर्ट कर लो, तो फिर तो वो और बोलेगा अच्छा देख तेरे को तो ये भी नहीं आता ना, उस दिन मैथ्स तो नहीं बताई लेकिन आज तो काम पड़ गया ना मेरे से देखो जो भी है, चीजों को समझना और जान लेना पर्याप्त है। अगर हम जान लेते हैं, समझ लेते हैं तो इतनी बुद्धि है, इतना हमारा विवेक है, इतना हमारा विजडम है कि हम अपने आप को रोक लेते हैं। तो जब भी आपको लगे कि मैं किसी और से तुलना कर रहा हूं और तुलना करने के दौरान, विचार करने के दौरान आपको हल्की हल्की निराशा आ रही है, थोड़ी परेशानी आ रही है, थोड़ी पीड़ा हो रही है, तो समझो हम जा रहे हैं इंफीरियोरिटी की तरफ। तो तुरंत क्या करो, चेक करो अपने आप को कि मैं तुलना कर किससे रहा हूं, मैं किन लोगों के बीच अपने आप को हीन समझ रहा हूं। जब आपको लगेगा कि नहीं जिनसे मैं हीन समझ रहा हूं, हो सकता है ये इस एग्जाम में मेरे से आगे हो सकता है रीजनिंग में मेरे से आगे हो, लेकिन जो ग्रुप में मैं आगे हूं, बाकी और काम में तो मैं आगे हूं। तो जब आप इस तरह थोड़ा वाइड सोचेंगे, थोड़ा वाइड सोचेंगे, तो गारंटीड आपका ये जो इनफीरियरिटी बनने वाली स्थिति है वो कंट्रोल हो जाएगी। और थोड़ा वाइड सोच लिया, कंट्रोल कर ली, समस्या खत्म, शिकार ही नहीं होंगे। जब शिकार हो जाते हैं और फिर बाहर नहीं निकल पाते हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। ठीक है, तो यह है आपका इनफीरियोरिटी। आगे चले। अब देखो फ्राइड ने कुछ कॉम्प्लेक्सेस बताए हैं, दो तरह के कॉम्प्लेक्स बताए हैं। देखो इनमें से एक है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स और दूसरा ओडिपस। पीछे हमने जब साइकोसेक्सुअल थ्योरी को पढ़ा था तो हमने अवस्थाएं पढ़ी थी। दूसरी अवस्था का नाम क्या है? तीसरी का नाम फेलिक स्टेज। तो फेलिक स्टेज में हमने देखा था कि वहां बालक अपनी मां के साथ तादात्म्य बनाने लगता है और बालिका अपने पिता के साथ तादात्म्य बनाने लगती है। ठीक है, तो फ्राइड कहते हैं कि वहां पर जो बालक और बालिकाओं में ये प्रवृत्ति पाई जाती है उसके पीछे इनमें निहित ये कॉम्प्लेक्सेस जिम्मेदार है। तो ये जो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स हैं ये किस में पाई जाती हैं? ये बालिकाओं में पाई जाती हैं, गर्ल्स में पाई जाती हैं। ठीक है, तो बालिकाओं में पाई जाने वाली इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स या इलेक्ट्रा मनोग्रंथि के चलते वो अपने पिता की ओर आकर्षित होती है। ऐसे ही बालकों में पाई जाने वाली ओडिपस ग्रंथि के चलते वो अपनी मां की ओर आकृष्ट होते हैं। अच्छा, अब यहां अगर इनको बार बार ऐसा करने से रोका जाए, ऐसे मौके ही नहीं दिए जाएं, तो क्या इनमें सही व्यक्तित्व विकसित होगा या नेगेटिव चीजें बनेंगी? नेगेटिव चीजें बनेंगी। जैसे मान लीजिए आपको प्यास लगी और पानी नहीं मिलेगा तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। नींद आ रही है, आराम करने का मौका नहीं मिलेगा तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ऐसे ही ये कॉम्प्लेक्सेस जो हैं उनको ऐसा व्यवहार करने के लिए मोटिवेट करते हैं, ड्राइव बनाते हैं, और उनकी संतुष्टि होना जरूरी है। बात समझ आ गई? तो पेरेंट्स को यहां इनको अपने हिसाब से समय दिए जाने की आवश्यकता है। ठीक, आगे चल के यही कॉम्प्लेक्स जो फेलिक स्टेज में छोटे बच्चों में दिखता था आगे चल के चेंज हो जाता है और ये अपोजिट जेंडर की ओर केंद्रित हो जाता है। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर हो गया? क्या बचा? हो गया? चलो सीट पे आ जाओ, इसको बाइंड अप करते हैं। वाली स्थिति बन जाती है। ठीक है, आगे चलिए। फ्राइड के अन्य महत्वपूर्ण संपर्क कौन सा? इलेक्ट्रा। फ्राइड के अनुसार बालिकाओं में इलेक्ट्रा ग्रंथि पाई जाती है जिसके प्रभाव से वे
तथा अपने पिता से अधिक प्रेम करने लगती हैं। दूसरा, फ्राइड के अनुसार बालकों में जिसके प्रभाव से वो अपनी तथा अपनी माता से, अच्छा ऐसा होता है क्या वास्तव में? पक्का? या कभी ठुकाई उकाई नहीं हुई क्या आपकी? नहीं, ससुराल में चले जाते हैं शादी होके, नहीं, लेकिन जब भी कोई कष्ट होता है तो किसका याद करते हो? अच्छा, हैबिट है। देखो, इसके पीछे का लॉजिक ये है कि ये प्रवृत्ति सबसे ज्यादा शेषावस्था में ही होती है ना? फिर बाद में धीरे 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 कम होने लगती हैं। ये जो दोनों ग्रंथियां हैं लगभग निष्क्रिय सी हो जाती हैं बड़े होने के बाद, है ना? और वो निष्क्रिय होना इसलिए जरूरी है कि क्योंकि इनको अब आगे की लाइफ में सीन चेंज होने हैं, स्थितियां बदलनी हैं, पारिवारिक परिदृश्य बदलने हैं। अगर ये चेंज नहीं हो तो भी मेरिकल लाइफ में इश्यूज आने लगते हैं, इसलिए चेंज होना जरूरी है। तो बड़े और मैच्योर्ड होने के बाद भी ये बनी रह सकती हैं, लेकिन उस लेवल में नहीं होती जिस लेवल में पहले थी। और कभी कभी मान लो मेरिकल लाइफ फेलियर होती है, उस स्थिति में वो पहले वाली जो प्रवृत्तियां हैं वो कहीं ना कहीं व्यवहार में वापस भी आ जाती हैं, लेकिन मोस्टली ऐसा नहीं होता। कुछ स्पेशल केसेस में ऐसा होता है, बाकी सामान्य ऐसा नहीं होता। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। स्वमोह, नार्सिसिज्म। फ्राइड के अनुसार शेषावस्था में बच्चे अपने ही रूप पर मोहित हो जाते हैं एवं स्वयं से प्रेम करने लगते हैं और आकर्षित होते हैं तथा अपनी माता से अधिक प्रेम करते हैं। अच्छा मुझे बताओ, कहां चला गया? यस, इस आत्म प्रेम की भावनाओं को फ्राइड ने नार्सिसिज्म कहा। स्वमोह को सर्वाधिक प्रवृत्ति शेषावस्था में पाई जाती है। आत्म प्रेम मतलब खुद से ही अफेक्शन होना, खुद से ही अटैच होना। अच्छा मुझे बताओ, सबसे ज्यादा कांच के सामने कौन सी अवस्था के बच्चे बैठते हैं? अगर ज्यादा पूछा जाए तो कौन ज्यादा बैठते हैं? अच्छा, वहां जब वो उसके सामने बैठ के खाना खा रहे हैं कांच के सामने, तो क्या उनका उद्देश्य वो बड़ों जैसा है कि नहीं वो अपने आप को कुछ ठीक कर रहे हैं या चेहरा वगैरह देख के रहे? तो वहां अगर कोई आईना दर्पण देख रहा है तो वो कहीं ना कहीं उसके लिए खेल जैसा है, खिलौने जैसा है। वो वहां पर अपने आप को ठीक करने के लिए नहीं है ना? लेकिन किशोर जब दर्पण देखता है वो अपने आप को ठीक करने के नजर से देखता है। वो देखता है मेरी आंखें कैसी लग रही है, कान कैसे लग रहे हैं, फेस कैसा है, कहां कहां क्या क्या करना है, पूरा अपने आप को ही एनालिसिस करता है ना? अच्छा इसमें मुझे बताओ, किशोरों में बॉयज ज्यादा या गर्ल्स ज्यादा? मतलब आप भी बोल रहे हो बॉयज भी। तो दर्पण के सामने बैठना, पूछा था एक बार, दर्पण के सामने बैठना शेषावस्था में अलग परिदृश्य में होता है और किशोरावस्था में अलग परिदृश्य में होता है। दोनों की थीम जो है वो डिफरेंट होती है। शेषावस्था में जो स्वमोह की प्रवृत्ति होती है वो उसके खुद की बॉडी को लेकर, खुद की वस्तुओं को लेकर, खुद की चीजों को लेकर, खुद के विचारों को लेकर, खुद की मांगों को लेकर, खुद की आवश्यकताओं को लेकर होती है, कि वो अपने अलावा किसी के बारे में कुछ सोचता ही नहीं, सब कुछ अपने आप को ही सही मानता है। इसलिए सर्वाधिक प्रवृत्ति वहां पाई जाती है। ठीक है, अब यहां किशोर में क्या होता है, भले ही वो अपने आप को कितना ही ठीक ठाक देख कर आया, सब कुछ करके आया, मान लो उसने बढ़िया से अपने आप को डेकोरेट किया, बढ़िया सा पेन जेब में रखा और अच्छे से आ रहा है, और आगे फ्रेंड मिल गया, उसने कहा पेन देना, क्या करेगा वो? दे देगा ना? नहीं देगा। किशोर दे देगा। आपने ये नहीं पूछा मांगने वाला कौन है? लड़की हुई तो दे देगा।
लेकिन छोटा बच्चा, उसको किसी से कोई मतलब नहीं है। आप पेन के मालिक हैं, आपने पेन दिया, आपको भी वापस वो नहीं देगा। तो ज्यादा किसमें हो बताओ? शेषावस्था में ही हो गया ना। ये है इसका मतलब, है ना। फिजिकल अपने आप के साथ अटैच होना वही नहीं है, इसका मतलब ये भी है। आगे चलिए, लिबिडो पढ़ा हम लोगों ने। लैटिन शब्द इसका अर्थ है काम प्रवृत्ति, सेक्सुअल टेंडेंसी। फ्राइड ने लिबिडो को यौन मूल प्रवृत्ति का ऊर्जा बल माना है। फ्राइड के अनुसार किसी भी व्यक्ति में जन्म से प्रेम, स्नेह और काम भावना विद्यमान होती है एवं इस भावना की पूर्ति नहीं होने पर व्यक्ति कुसमायोजित होता है। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। मैंने एक दिन आपको पहले भी कहा, जब मैं आपको थ्योरी पढ़ा रहा था, कि मोस्टली जो फैमिलीज में डिस्टर्बेंस होता है, मैरिकल लाइफ फेल होती है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक कहीं ना कहीं लिबिडो का होता है। आगे देखिए, सेसो कामुकता। फ्राइड के अनुसार सेसो में भी कामुकता पाई जाती, किंतु ये प्रौढ़ों से भिन्न होती है। फ्राइड ने नवजात शिशु में काम भावना प्रतिपादित की। इस विषय को लेकर फ्राइड या उसके शिष्य जुंग में मतभेद हो गए और युंग ने विश्लेषणात्मक सिद्धांत अलग से प्रतिपादित किया। पढ़ा हमने इसको। चलिए बस आज इतना ही। एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं 5 मिनट में और फिर बाइंड अप करते हैं सेशन को। हम लोगों ने फाइनली फिनिश किया सिगमंड फ्राइड की थ्योरीज को। तो सिगमंड फ्राइड की मूल थ्योरी जो है वो कितने तरह की है? 3 तरह की। बोलो पहली कौन सी? साइकोसेक्सुअल थ्योरी। दूसरी कौन सी? साइको एनालिटिक थ्योरी। तीसरी कौन सी? साइको डायनेमिक स्ट्रक्चर मॉडल। ठीक है, तीनों थ्योरीज में सिगमंड फ्राइड ने हमारे व्यक्तित्व में, हमारे मस्तिष्क में, हमारे शरीर में उन चीजों को महत्व दिया जो अमूर्त है, जो दिखाई नहीं देती हैं, जो हमारे शारीरिक अवयवों का या अंगों का हिस्सा नहीं है, किंतु इनमें समाहित है, इनमें समाहित है। सबसे पहले साइकोसेक्सुअल थ्योरी में फ्राइड ने लिबिडो की इंपॉर्टेंस को समझा और लिबिडो को पूरी बॉडी के साथ अलग अलग समय में अलग अलग स्थानों पर समझाने की कोशिश की। और उन्होंने स्पष्ट किया कि लिबिडो हमारी बॉडी में पैदा होने से लेकर मरने तक विद्यमान रहता है और ये बहुत पावरफुल, सकारात्मक, ऊर्जावान एक ऊर्जा है, यूं कहो आप, जो हमारी बॉडी में है, जिसको समझना और सकारात्मक रूप से विकसित होना और करना जरूरी होता है। ठीक है, उन्होंने ये भी कहा कि प्रत्येक अवस्था में जब लिबिडो के केंद्र अलग अलग हैं, तब अगर बच्चे को बैलेंस में इन चीजों को सेटिस्फाई होने का समय मिलता है, मौका मिलता है, अवसर मिलता है, तो व्यक्तित्व सही दिशा में जाता है। अगर अति इन्वॉल्वमेंट होता है तो भी नेगेटिव व्यक्तित्व बनता है और इन्वॉल्वमेंट कम होता है तो भी नेगेटिव व्यक्तित्व बनता है। ठीक, सेकंड थ्योरी हमने पढ़ी साइको एनालिटिक थ्योरी। वहां पर सिगमंड फ्राइड ने हमारे मन मस्तिष्क के तीनों पार्ट्स को अलग अलग समझाने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि हमारे संपूर्ण मन या मस्तिष्क के मेनली 2 पार्ट होते हैं, पहला कॉन्शियस और दूसरा अनकॉन्शियस। तो जो कॉन्शियस है वो 10% और अनकॉन्शियस 90%। कॉन्शियस 10% है जो हमारी संवेदनाओं से जुड़ा होता है, हमारी जागरूकता के साथ, हमारे वर्तमान के साथ, हमारी लैंग्वेज, भावना, विचार, ये सब इसमें बनते रहते हैं। ठीक है, दूसरा अनकॉन्शियस हमारी मेमोरी का, हमारे मस्तिष्क का वो सबसे पावरफुल पार्ट होता है जो बहुत वाइड है और संपूर्ण का 90% होता है। तो जो भी चीजें, लर्निंग, अनुभव, सब कुछ जो हमारे चेतन में बनता है वो कहीं ना कहीं जाके अनकॉन्शियस में सेव हो जाता है। हम जीवन भर जितना सीखते हैं सारा का सारा चेतन के द्वारा सीखा जाता है, लेकिन कहां जाके स्टोर हो जाता है? अचेतन में जाके स्टोर हो जाता है। तो इसमें दीर्घकालीन स्मृतियां होती हैं। हम जो काम चेतन में करते हैं 1 बार, 2 बार, 3 बार, बार बार करते हैं और वो जब आदत में बदल जाते हैं तो वो अचेतन में जाके आदत के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। हम जब दुनिया के नैतिकता के नियमों को, मूल्यों को, चीजों को काफी अच्छे से समझने लगते हैं और वो हमारी प्रवृत्ति का हिस्सा बन जाती हैं, तो ये मूल्य जो है वो कहां चले जाते हैं? अचेतन में चले जाते हैं। हम जब भी दैनिक जीवन में कुसमायोजित होते हैं या समायोजन बिगड़ने लगता है तो हमारा मस्तिष्क कुछ युक्तियां निकालता है जो हमें वापस से बैलेंस या सामान्य बनाने के लिए काम करती हैं। ये सब भी कहां होती हैं? हमारे अचेतन में होती हैं। चेतन के दौरान जो इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती हैं वो भी कहां जाके स्टोर हो जाती हैं? अचेतन में स्टोर हो जाती हैं। तो इस तरीके से हमारे मन मस्तिष्क का सबसे बड़ा और मेजर पार्ट हमारा अनकॉन्शियस होता है।
कभी कभी कॉन्शियस और अनकॉन्शियस के बीच में एक स्थिति बन जाती है जहां कुछ चीजें अनकॉन्शियस की आती है तो कुछ कॉन्शियस की आती हैं। इस बीच की बाउंड्री लाइन को कहा जाता है सबकॉन्शियस, जिसका पृथक से कोई अलग से पार्ट नहीं होता। ये दोनों के साथ मिलने जुलने और एक जैसे अवसरों को बताने के लिए प्रतिबिंबित किया गया है बाय द सिगमंड फ्राइड। ठीक। एंड लास्ट थ्योरी इज साइकोडायनेमिक स्ट्रक्चर मॉडल। तो यहां सिगमंड फ्राइड ये कहते हैं कि हम सबका जो व्यक्तित्व होता है उस व्यक्तित्व में 3 तरह की चीजें होती हैं, 3 तरह का स्ट्रक्चर होता है। वो 3 तरह का स्ट्रक्चर मिलकर हम सबके द्वारा किए जाने वाले कार्यों को तय करता है, हम सबके व्यवहार को तय करता है, हम सबकी सोचने विचारने की प्रक्रिया को तय करता है। तो फ्राइड कहते हैं कि इसमें से पहला पार्ट जो होता है, बोलो, जो जन्मजात सबसे पहले हमारे साथ बाय बर्थ ही बन जाता है। यह मुख्यतः किससे ड्राइव होता है? यह हमारे अंदर निहित मूल प्रवृत्तियों से और हमारी मूल प्रवृत्तियों के चालकों के साथ संबंध रखता है। इसको जो कंटेंट मिलता है वो अचेतन से मिलता है, क्योंकि दमित इच्छाएं भी इसके साथ में जुड़ी होती हैं। और क्योंकि ये बेसिक इंस्टिंक्ट के साथ संबंध रखता है, ड्राइव के साथ संबंध रखता है, बायोलॉजिकल चीजों के साथ संबंध रखता है, इसलिए शारीरिक आवश्यकताओं की तुरंत संतुष्टि चाहता है। क्या चाहता है? तुरंत संतुष्टि चाहता है। इस तुरंत संतुष्टि के लिए भले ही कोई उचित काम करना पड़े या अनुचित काम करना पड़े, ये इसकी परवाह नहीं करता। ये तुरंत संतुष्टि चाहता है, जिससे इसको प्लेजर मिलता है, आनंद मिलता है। इस प्लेजर और आनंद को मिलने की वजह से, प्राप्त करने की वजह से ये हमारे द्वारा किसी भी काम को करने के लिए हमें प्रेरित करता है। ठीक। इसलिए इसे आनंद सिद्धांत पर आधारित कहा गया है। इट इज बेस्ड ऑन प्लेजर थ्योरी। ठीक। तो ये कई बार क्योंकि गलत कामों के लिए भी प्रेरित कर देता है, इसलिए इसको दानवीय प्रवृत्तियों के नाम से भी जाना जाता है। हम जब थोड़े और बड़े होते हैं तो हम एक अगले पार्ट को प्राप्त करते हैं व्यक्तित्व में, जिसे सिगमंड फ्राइड ने कहा ईगो। और ये जो ईगो होता है, क्योंकि ये पहले प्लेजर के साथ तो जुड़ा हुआ है ही, मूल प्रवृत्ति के साथ तो जुड़ा हुआ है ही, हमारे ज्ञानेंद्रिय सुखों के साथ तो जुड़ा हुआ है ही, लेकिन क्योंकि हम थोड़े बड़े हो गए तो हमने जब उस वाले प्रभाव से व्यवहार के दौरान अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए काम किए थे, अब समाज के द्वारा उनको हर जगह स्वीकार नहीं किया जाता, रोका जाता है, मना किया जाता है, ओबीडियंस और पनिशमेंट जैसी स्थितियां बनने लगती हैं। तो थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगता है कि नहीं, हमें आनंद की प्राप्ति करने के लिए, हमारे इंस्टिंक्ट और ड्राइव को शांत करने के लिए उचित और अनुचित दोनों के बीच में थोड़ा सा बैलेंस बनाना चाहिए। तो थोड़ा विवेकपूर्ण और तर्कपूर्ण एक हिस्सा विकसित होता है जो उचित अनुचित दोनों को ध्यान में रखता है। भले ही इसको ऊर्जा तो ईट से मिलती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये आगे परम अहम से भी कनेक्ट होता है। इसलिए यह हमारे जीवन में विवेकपूर्ण और तर्कशील हिस्सा होता है, जो पुलिसमैन या रेफरी की भांति हमें उचित अनुचित के बीच में बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। ठीक। थोड़े और बड़े होने के बाद और अगला पार्ट हमारे व्यक्तित्व का विकसित, फ्राइड ने कहा सुपर ईगो। क्या कहा? सुपर ईगो। और सुपर ईगो जो है वो कौन से सिद्धांत पर आधारित है? आदर्शवादी सिद्धांत पर आधारित है या फिर नैतिकता के सिद्धांत पर आधारित है। और ये सब आता कहां से है कर्मा? ये लोगों से आता है, बाहरी परिवेश से आता है, आसपास के लोगों से आता है। क्योंकि आसपास के लोग, बाहरी परिवेश, बाहर के लोग जो हैं हमसे उचित व्यवहार की अपेक्षा करते हैं, नैतिक व्यवहार की अपेक्षा करते हैं। तो अब हमारा व्यक्तित्व जो है इसे भी स्वीकार करता है और वो बनाता है थॉट प्रोसेस। किस तरह की? कि भैया वही काम करने हैं जो समाज में स्वीकार्य हो, जो उचित हो, जो नैतिक हो। तो हमारे व्यक्तित्व में ये भी बनने लगते हैं। इस तरीके से 3 तरह के स्ट्रक्चर हमारे व्यक्तित्व के पार्ट में बन गए, जो कभी तो हमें भौतिक सुखों की ओर आकर्षित करते हैं, कभी आदर्शवादिता की ओर आकर्षित करते हैं। इन दोनों के बीच बैलेंस कौन बना रहा है? ईगो, जो बोलता है कि हाँ ठीक है, तुम्हारी बात ही मानी जाएगी, लेकिन थोड़ा सा वेट करो, जब अवसर मिलेगा, मौका मिलेगा तो तुम्हें शांत किया जाएगा। तो बैलेंस बनाने का काम करता है। इस तरीके से जो व्यक्ति इन तीनों को समझ जाता है, ठीक से तीनों के अस्तित्व को स्वीकार कर लेता है, वो बड़ी आराम से अच्छे व्यक्तित्व के रूप में आगे विकसित हो जाता है। ठीक। ये 3 तरह की थ्योरीज हम लोगों ने पढ़ी।
आप मुझे बताओ, अगर तीनों थ्योरीज को हम रियली लाइफ के साथ महसूस करें तो कैन वी चेंज आवर सेल्स? चेंज कर सकते हैं ना? हम कुछ और बेटरमेंट ला सकते हैं अपने आप में, हाँ या ना? 2-3 कॉन्सेप्ट मैंने और बताए कि जब भी आप छोटे बच्चों को देखो तो आपको ध्यान रखना होगा कि वो नार्सिसिज्म में होते हैं, स्वमोह में होते हैं, तो आपको ऐसा लगे कि नहीं वो अपने आपको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, आपकी बात को नहीं मान रहे हैं, वो सब कुछ उन्हीं का मान रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो अभी नार्सिसिज्म से गुजर रहे हैं। ठीक, उन्होंने ये भी कहा कि हम बड़ों की तरह से छोटे शिशु में भी सेक्सुअल टेंडेंसीज होती हैं, जिसे उन्होंने कहा इन्फेंट सेक्सुअलिटी। ठीक, उसके अलावा फ्राइड ने कहा कि हमारे छोटे बच्चों में, बालक और बालिकाओं में 2 तरह के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स और ओडिपस कॉम्प्लेक्स। उसके अलावा फ्राइड ने यह भी कहा कि हम सब जब सामान्यतः जीवन में कई सारे प्रयासों के बाद भी सफलता प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो इन्फीरियोरिटी के शिकार हो जाते हैं। ठीक, तो ये हुआ हमारा सिगमंड फ्राइड। हर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है। L1 L2 में भले ही ना बने, लेकिन सेकंड ग्रेड व्याख्या में तो हमेशा क्वेश्चन बनता है, क्योंकि किशोरों के साथ, बड़ों के साथ इन सब चीजों का रिलेवेंट होता है। ठीक है, बस आज इतना ही, बाकी अपन